किसी ने सच ही कहा है, टाइम को एक्सक्यूज मत करो, क्योंकि जब टाइम तुझे मिसयूज करेगी तो रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम द आर्क सीरीज में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त करेंगे। जिसमें हम लोग बच्चों दीर्घ उत्तरी प्रश्न के 4 से 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेंगे और बारी बारी से उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। उसके बाद फिर लेंगे सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को समाप्त करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है क्या, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों, तथा उसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी में हमने गॉस के प्रमेय को बहुत अच्छी तरीके से आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न में करा चुके हैं। अगर जिनको क्लियर नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के पार्ट 2 में जाके इन सभी थियरी को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय क्या है, इसको हम एक बार बोल दे रहे हैं। आप लोग लिखना नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे, नहीं तो पार्ट सेकंड में जाकर इन सभी पॉइंट्स के थियरी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बच्चों देखिए क्या कहता है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय कहता है क्या, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित है तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होता है, यानी यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित है तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह बच्चों है आपका गॉस का प्रमेय। क्लियर है इतना पॉइंट? तो गॉस का प्रमेय आप लोग लिख लेंगे बैक करके। अगर नहीं लिखे हो तो, अगर लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पार्ट सेकंड में जाके इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कह रहा बच्चों इसको सिद्ध करो। जो गॉस का प्रमेय है यानी φE बराबर जो है बच्चों वह क्या है, Q × 1/ε0। यह जो प्रमेय है इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। गॉस का प्रमेय बच्चों किसके लिए है, एक बंद पृष्ठ के लिए है। तो एक आवेश हम मानते हैं, मान ले रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कोई आवेश है और यह आवेश जो है किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, स्थित है। यह आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, स्थित है। बंद पृष्ठ आपको बताए थे गोला हो सकता है, शंकु हो सकता है, बेलन होता है, घन होता है, घनाभ होता है। हमने गोला का कल्पना कर लिया। जो यह बंद पृष्ठ है यह क्या है, एक गोला है। इतना बात समझ रहे हैं बच्चों? हमने कल्पना कर लिया यह जो हमारा बंद पृष्ठ है यह एक क्या है, गोला है। अब क्या करना है, इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो इसके लिए बच्चों हम मान ले रहे हैं इसके सतह पर एक छोटा सा पृष्ठ, ध्यान से समझेंगे बच्चों, एक छोटा सा पृष्ठ मान ले रहे हैं। अब यह हमारा प्लस Q जो आवेश है इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे निकलेंगी तो इस सभी पृष्ठों से बाहर निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स बनेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पृष्ठ लिए, कितना, अगर इस पूरे गोले का एरिया A है तो इसका एरिया कितना होगा, DA। और DA यानी आपका क्षेत्रफल बच्चों एक सदिश राशि है और 3D फिगर में हमेशा क्षेत्रफल की दिशा लंबवत कहाँ होती है, बाहर की ओर। कहाँ मान लिए, बाहर की ओर। यह बात समझ में आया? और इलेक्ट्रिक लाइन्स भी ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ, यानी वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ। अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि और क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि, दोनों एक दिशा में, तो कोण कितना बनेगा, 0। इतना बात समझ में आया? तो अगर हम कहें बच्चों, प्रूफ हम कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, इस पॉइंट का हमें क्या देखना है, प्रूफ देखना है। तो अगर हम कहें अल्पांश क्षेत्रफल, ध्यान से समझेंगे बच्चों, अल्पांश क्षेत्रफल DA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, DA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ पे जब आपका एरिया छोटा सा है तो फ्लक्स भी छोटा सा होगा, क्योंकि इसी से तो इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स का ही नंबर ही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एरिया छोटा सा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा सा, यानी यह d∅E। अगर वैद्युत फ्लक्स पूरा φE है तो छोटा सा क्या हो जाएगा, d∅E। और होगा कितना, वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है, लेकिन एरिया कितना है, DA। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे बच्चों तो आएगा EDA cos थीटा। यहाँ थीटा कितना है, 0 अंश, तो यहाँ जैसे ही cos 0 अंश रखेंगे तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ मिलेगा EDA यानी d∅E बराबर क्या होगा बच्चों,
डी ए। क्लियर है बच्चों यह पॉइंट, यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, एक आवेश लिया, अब हमें गॉस का प्रमेय प्रूव करना है, तो गॉस के प्रमेय के लिए हमें एक बंद पृष्ठ चाहिए, तो एक बंद पृष्ठ का कल्पना किया जिसको क्या माना, गोला माना। क्या माना बच्चों, गोला। अब इस गोले पे हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया, अगर इस गोले का पूरा क्षेत्रफल ए है तो छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए माना, और 3D फिगर में क्षेत्रफल की दिशा हमेशा बाहर होती है तो डी ए की भी दिशा बाहर, और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं तो इस पॉइंट से भी बाहर ही निकलेंगी, तो इसलिए हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स भी बाहर हो गया, यानी वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा कहाँ हो गई, बाहर। अब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर कितना होगा, 0। अरे दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होंगे तो दोनों एक ही लाइन में थीटा बनेगा, नहीं बनेगा, थीटा बराबर कितना होगा, 0। इतना बात समझ में आया बच्चों। अब इस पृष्ठ से यानी अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, डी फाई ई, या क्या होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो हो गया ई डी ए डॉट प्रोडक्ट हटाए क्या आ गया, कॉस थीटा, थीटा का मान 0 था तो कॉस 0 अंश का मान 1। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हमें पूरे पृष्ठ के कारण चाहिए, तो कहेंगे क्या, पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स के लिए गॉस ने अपना प्रमेय दिया ना, पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स इस आवेश का 1/, कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों जब छोटा सा फ्लक्स हमें पता है और पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। जब भी छोटा सा भाग पता हो समाकलन कर दीजिए, पूरा भाग मिल जाएगा, ई डी ए। इतना बात समझ में आया बच्चों। अब नोटिस करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चों डी फाई, छोटा छोटा डी फाई जोड़ेंगे, पूरा फाई मिल जाएगा, यानी पूरे पृष्ठ से फ्लक्स मिल जाएगा कितना, फाई ई का समाकलन होगा ना, डी ए का होगा तो यह हो जाएंगे ई, और डी ए छोटा छोटा क्षेत्रफल जोड़ेंगे, पूरे गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा, कितना है पूरे गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल हम माने हैं ए, तो कितना हो जाएगा ए, यानी इसका समाकलन कितना हो गया ए। ई का समाकलन होता नहीं, ई बाहर आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाए। अरे ऐसे होगा जी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो डी ए का क्षेत्र समाकलन क्या हो जाएगा, पूरा ए, डी फाई का कितना हो जाएगा, फाई। इतना पॉइंट समझें। अब बच्चों चूंकि बिंदु आवेश के कारण अगर इसका रेडियस, हम गोले का रेडियस मान ले आर है, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, ई बराबर के क्यू अपान आर। क्या पढ़े हैं बच्चों, सॉरी, के क्यू अपान आर स्क्वायर, यही पढ़े हैं। और के क्या होता है, 1, यहाँ समझेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यह वैद्युत क्षेत्र हो गया इस बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग द आग सीरीज के कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में पार्ट 3 महत्वपूर्ण प्रश्न में देखेंगे, तो इस पॉइंट को हम डिराइव कराए हैं। वीडियो का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर आप जाके उन वीडियोज़ को कंप्लीट करेंगे या फिर वीडियोज़ लिस्ट में जाके आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सभी डिराइवेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। तो यहाँ से बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या, बचा हमारे पास फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा बच्चों, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, जो ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। एकदम शॉर्ट तरीके से हमने डिराइव कर दिया अच्छी तरीके से। इनका नियम क्या है आप लोग पर में लिख लेंगे, इसको प्रूफ क्या है, यहाँ से हमने इस फिगर के आधार पे इसको प्रूफ कर दिया। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। अगर प्रश्न क्लियर है तो इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है, देख सकते हैं आप लोग। सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से घिरे आवेश क्यू के कारण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो हमने प्रूव कर दिया आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है कौन, फाई ई। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आप लोग को यह पहला प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी प्रश्न नंबर 2 पे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। यह सभी प्रश्न बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जरूर इनको आप सॉल्व करेंगे। और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी इन क्वेश्चंस को शेयर करेंगे, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर
हो सके। तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न क्या है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम ऑफ यू से। बहुत ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को समझेंगे ताकि आपका यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बच्चों इस प्रश्न को देखिए, दो तरह से पूछा गया एग्जाम में और पूछा भी जाएगा 100%। आइए देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व से, बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। कह रहा क्या, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। और यहाँ उसके स्थान पे क्या कह दिया है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय क्या है, अभी जस्ट हमने पिछले प्रश्न में देखा। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों, आप लोग जरूर, आपसे बार बार कह रहे हैं, द आग सीरीज का वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का पार्ट 2 जरूर करेंगे, क्योंकि उस पार्ट 2 में हम इन सभी प्रश्नों का बहुत अच्छी तरीके से जिक्र किए हैं, जो कि अति लघुत्तरी का होता है। तो यह सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। इसका जिक्र किए हैं, होता क्या इसके बारे में भी बताए हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, कह रहा एक समान रूप से आवेशित, यानी एक समान रूप से क्या आवेशित है, और अनंत लंबाई का सीधा कोई क्या है, तार है, और इसी के निकट हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। यहाँ पे 2 बार वैद्युत लिखा गया है, इनको मिटा दीजिए। यानी सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, व्यंजक प्राप्त करनी है। क्या होता है बच्चों, तो यह होता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, या इसी को सब लिखते हैं 2 से 2 कैंसिल करके, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुविकल्पी प्रश्न में इसको सॉल्व करा है, तिलघुत्तरी प्रश्न में सॉल्व करा है। आज यहाँ इसके प्रूफ की बारी है बच्चों, बहुत ही अच्छे से इसको प्रूफ हम करेंगे। और बच्चों यहाँ देखिए इसको और कैसे पूछा, इसका उपयोग करके, यानी किसका, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित लंबे तार के निकट रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, जिसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी इसके रूप में क्या ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, एक हमारा तार है जो कि एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, उसी के कारण हमें उसके निकट बिंदु पर, कहाँ, निकट बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा, या तो कहेगा अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण, या तो कह देगा बच्चों एक समान रूप से आवेशित लंबे तार के कारण निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे ऐसे कह देगा चाहे आवेश घनत्व के रूप में कह देगा। तो बच्चों गॉस का प्रमेय तो क्लियर होगा 100%, 3D फिगर के लिए लागू होता है, ये भी क्लियर होगा। रेखीय आवेश घनत्व तिलघुत्तरी प्रश्न में क्लियर किया, अगर नहीं क्लियर है तो जान लीजिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और लैम्डा बराबर होता है बच्चों Q/L। इसका यूज होगा इसमें डिराइवेशन में, तो जरूर इसको आप याद करेंगे। क्या, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है Q/L, मात्रा क्या होता है, कूलम प्रति मीटर। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं इसके डिराइवेशन पे, इसके प्रूफ पे आते हैं। हमें बच्चों क्या कहा है, एक समान आवेशित लंबे तार के निकट, मान ले रहे हैं कोई तार है हमारा, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। एक कोई तार है जो कि एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। यह तार एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। वो भी कैसा तार है बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ का, अनंत लंबाई का। बच्चों ध्यान से समझेंगे इस पूरे पॉइंट्स को। यह कैसा तार है, अनंत लंबाई का तार है। अब इस तार के निकट मान ले रहे हैं, इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसका उपयोग करना है, गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है। गॉस का प्रमेय किस फिगर पे लागू होता है, 3D फिगर पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे सममित यहाँ पे हम लोग एक 3D फिगर की कल्पना कर लेंगे। कैसे फिगर की बच्चों, 3D फिगर की। और वह 3D फिगर क्या होगा, बेलन होगा। यहाँ पे हम एक 3D फिगर की कल्पना करेंगे, और वह 3D फिगर क्या होगा बच्चों, वह 3D फिगर होगा हमारा बेलन। ध्यान से समझेंगे बच्चों। एक हम 3D फिगर की कल्पना कर लिए, और यह 3D फिगर कौन है, बेलन है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, यह एक क्या है, बेलन है। और हमें इस तार के निकट इस पॉइंट पे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम एक छोटा सा सतह ले रहे हैं इस पर,
इस पर एक छोटा सा पृष्ठ काट ले रहे हैं। इस बेलन वाले पृष्ठ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा कैसे काटे हैं, ध्यान देंगे। यह बेलन है, तो बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं? 3, एक ऊपर एक नीचे और एक कर्व वाला। कितने पृष्ठ होते हैं बच्चों? 3 पृष्ठ, एक कर्व वाला, एक ऊपर और एक नीचे। तो जब 3 पृष्ठ होते हैं तो तीनों पृष्ठ से इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजरेंगी इस चार्ज के कारण। तो इस पृष्ठ पे बच्चों हमें यही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ध्यान से समझेंगे। अगर देखें तो इस पृष्ठ के एरिया की दिशा कहाँ होगी? बाहर की तरफ। एरिया की दिशा कहाँ होगी? बाहर की तरफ। अरे पूरा एरिया मान लो ए है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? डी। अगर पूरा एरिया मान ले रहे हैं इस बेलन का कितना है? ए, तो छोटे से पृष्ठ का एरिया डी है। और यहाँ मान लीजिए यह जो सरफेस है, यहाँ एक छोटा सा पृष्ठ काटते हैं, इसका भी एरिया, अब देखो यह बेलन का भाग है या ऊपर वाला, तो इसका भी एरिया कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। यानी इसका भी डी ए कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। इस यहाँ पृष्ठ काट लेंगे तो यहाँ भी एरिया बाहर की तरफ होगा, यानी डी ए कहाँ होगा? बाहर की तरफ। यही पृष्ठ है, एरिया कहाँ होगा? बाहर की तरफ। यह बच्चों क्या है? तार है। कैसा लेंथ का है? अनंत लंबाई का। यहाँ आप देख रहे होंगे इनफाइनाइट लेंथ का। यानी इस बेलन के 3 पृष्ठ थे और तीनों पृष्ठ पे हमने क्या किया? छोटा छोटा एरिया क्या किया? कवर किया। अब बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन्स की बारी आई। प्लस के कारण बाहर की तरफ होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ भी बाहर होगा, यानी यहाँ थीटा कितना होगा? 0। यहाँ भी इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर होगा, ऐसे ही तो निकलेगा बाहर की तरफ। तार है, यहाँ पे थीटा कितना होगा? आप लोग बता सकते होंगे 90। ई और डी ए के बीच कोण कितना? 90। यहाँ ई और डी ए के बीच कोण कितना? 0। यहाँ भी बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक लाइंस, तो यहाँ थीटा कितना होगा? यहाँ भी थीटा होगा 90। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ थीटा 0। यानी बच्चों अगर हम कहें इस बेलन के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा? डी फाई होगा, क्योंकि छोटा छोटा एरिया काटे हैं, तो डी फाई ई, यह मान ले रहे हैं पहले के लिए, यह मान ले रहे हैं डी फाई किसके लिए? दूसरे के लिए, यह मान ले रहे हैं डी फाई किसके लिए? तीसरे के लिए। ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ पे इसको हम 1 कह दे रहे हैं, यानी यहाँ जो फ्लक्स है डी फाई, वहाँ मान लिए 1 कह दिए, यहाँ जो था इसको क्या कह दिए? 2 कह दिए, यहाँ जो था इसको क्या कह दिए? 3 कह दिए हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे डी फाई ई बराबर होंगे, क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ के भी क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ भी क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ पे किस फ्लक्स के लिए? पहले के लिए यहाँ इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ किसके लिए? दूसरे के लिए। यहाँ किसके लिए? तीसरे के लिए। तो पहले के लिए बच्चों अगर देखिए आप लोग, तो थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है? 0। तो कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1, तो कॉस 0 अंश का मान 1 लिखोगे तो होगा मान कितना? ई डी ए। यहाँ पे चलिए हम मान लिख दे रहे हैं एक बार, कॉस 0 अंश होगा, यहाँ ई डी ए कॉस कितना होगा? 90 अंश, और यहाँ भी कितना होगा? ई डी ए कॉस कितना होगा? 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान 0, तो यह पूरा वैल्यू 0, कॉस 90 अंश का मान 0, तो यह पूरा वैल्यू 0, कॉस 0 अंश का मान 1, तो यहाँ ई डी ए, यानी डी फाई ई बराबर क्या होगा बच्चों? ई डी ए। आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा प्रश्न को बच्चों हम मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न को बहुत बारीकी से समझेंगे बच्चों। इसी एक बार पुनः प्रश्न को समझाएंगे आपको। पहले एक बार आप पूरा डिराइवेशन समझ लीजिए एक बार, ताकि मैं फिर समझा सकूं आप लोगों को। तो यहाँ पूरे फ्लक्स के लिए निकालना है, तो समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, पूरे पृष्ठ से निकालना है ना, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ तो हमें हो जाएंगे फाई मिल जाएंगे, यहाँ पे ई तो बाहर हो जाएगा और डी ए का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा सा समझेंगे बच्चों। नोटिस करेंगे यहाँ पे अभी जस्ट हमने देखा फाई ई बराबर, हमें ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चों? ई। अगर हम कहें इनको मान लो इक्वेशन फर्स्ट,
गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस, क्योंकि गॉस का प्रमेय यूज करना है, गॉस के प्रमेय से तो फाई ई बराबर हम क्या जान रहे हैं बच्चों, फाई बराबर हम जान रहे हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको कह दे रहे हैं समीकरण 2 कह देंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को जब बराबर करेंगे फर्स्ट और सेकंड से तो हमें मिलेगा क्या, ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चों अगर हमें ई निकालना है तो ई बराबर क्या होगा, क्यू अपान ए गुणे में कहाँ जाएंगे, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ मानों को समझेंगे। हमने आपको क्या बताया, लैम्डा बराबर क्यू अपान यल, क्योंकि हमें क्यू के रूप में नहीं लैम्डा के रूप में ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्यू बराबर अगर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ से क्यू बराबर कहेंगे सर जी यल बट्टे में गुणे में चला जाएगा, लैम्डा इंटू यल हो जाएगा, सही बात हो जाएगा। ये लैम्डा बराबर क्यू अपान यल तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू यल हो जाएगा। फिर समझेंगे ए क्या होगा, सर जी बेलन है और बेलन का कौन सा एरिया है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, सर जी बेलन का वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन अगर इसकी लंबाई हम यल मान लें, इस बेलन की लंबाई कितनी मान लें, यल, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। अब इन मानों को रखिए तो ई बराबर आपको मिलेगा क्यू की जगह पे क्या मिलेगा बच्चों, लैम्डा इंटू यल, और एक एप्सिलॉन नॉट तो रहेंगे और ए की जगह पे क्या हो जाएंगे 2 पाई आर यल, यल से यल कैंसिल, तो ये बचा क्या, ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या यह बात समझ में आया। हमें यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी थी बच्चों, ज्ञात करनी थी। या फिर अगर इसको थोड़ा सा सही करना चाहो तो 2 से ऊपर नीचे जैसे गुणा करोगे तो ई बराबर मिलेगा कितना, ध्यान से समझेंगे। यहाँ तो हो जाएगा 2 लैम्डा और यहाँ 2 होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे लिख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 लैम्डा और बटे क्या है बच्चों आर, यानी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। क्लियर है बच्चों। तो यह हो जाएगा आपका किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किसके रूप में, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में। आई होप यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार पुनः आप लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आप लोग को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बच्चों हमने पहले क्या किया, एक तार लिया अनंत लंबाई का और यह तार लिया कितने लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का। इसको हमने एक समान रूप से आवेश दे दिया। अब जब आवेश दिया तो हमें इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी गॉस के प्रमेय का यूज करके। गॉस का प्रमेय 3D फिगर के लिए होता है। हमें मान लीजिए इस पॉइंट पे ज्ञात करना है तो हमने एक 3D फिगर का कल्पना कर लिया जो कि क्या है, एक बेलन है। अब इस 3D फिगर पे बच्चों हमने 3 छोटा छोटा पृष्ठ लिया, क्योंकि बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, एक और कर्व वाला 2 और या नीचे वाला 3। तो तीनों पृष्ठों पे हमने देखा तो इस पृष्ठ पे डीए बाहर, इलेक्ट्रिक लांस बाहर, तो थीटा कितना 0। इस पृष्ठ पे डीए बाहर, इलेक्ट्रिक लांस इधर, तो थीटा बराबर 90। इस पृष्ठ पे डीए ऊपर, ई इधर, थीटा 90। यहाँ पे हमने फ्लक्स माना d∅1, यहाँ पे माना d∅2, यहाँ माना कितना d∅3। तो जब हमने बेलन के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स देखा तो यही होगा। यहाँ पे हो गया ई डी ए कॉस थीटा d∅1, ई डी ए कॉस थीटा इसका, ई डी ए कॉस थीटा इसका, तीसरे के लिए थीटा बराबर 0 थे, थीटा बराबर 90 थे, थीटा बराबर 90, या दोनों 0 हो गए, इसका मान 1 यानी ई डी ए। अब क्या किए, दोनों पक्षों का समाकलन किए, फाई बराबर मिल गया ई ए, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वेशन का कंपेयर किए तो ई ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर ई ए गुणन थे कहाँ गए, बटे में। यहाँ पे क्यू और ए का हमने मान रखा, क्योंकि लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, तो क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, और ए बराबर 2 पाई एल, दोनों मान रख के यह भी आपका डिराइवेशन कंप्लीट है और ये भी डिराइवेशन आपका कंप्लीट है। क्लियर है बच्चों, या तो यह लिखिए या तो यह। अगर यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया है तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे बच्चों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में 100% चांस रहते हैं इन सभी को पूछने का, तो जरूर क्लियर करेंगे। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं
दीर्घ उत्तरी प्रश्न का तीसरा प्रश्न जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। और उसके बाद एक डिराइवेशन और है चौथा, जो कि होगा बच्चों किसी चालक के कारण निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह दोनों डिराइवेशन और इसके पहले जो दोनों डिराइवेशन किए हैं, 4 डिराइवेशन जो है बच्चों आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2 डिराइवेशन हमने समाप्त किया, ये देखते हैं तीसरा डिराइवेशन क्या है और बहुत अच्छे से इसको भी क्या करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों तीसरे प्रश्न में कह रहा क्या, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। आप लोग अब समझ गए होंगे कि गॉस का नियम जो है, गॉस का प्रमेय जो है वह कितना इंपॉर्टेंट अपने आप में है। अगर बच्चों क्लियर नहीं है तो जरूर आप लोग दयाक सीरीज का वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के पार्ट 2 में जाकर इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे और उसी में आप लोग यह कॉन्सेप्ट भी पा जाएंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, इस पॉइंट को भी आप वहीं पे क्या करेंगे, पा जाएंगे। आइए समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। गॉस के प्रमेय का उल्लेख करना है। गॉस का प्रमेय आप लोग पढ़ लिए हैं, अच्छी तरीके से उनको लिख लेंगे। 3D फिगर के लागू होगा, ये पॉइंट याद रखेंगे। इस नियम का उपयोग करके, यानी गॉस के नियम का उपयोग करके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्र डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन कई बार पूछा गया तिलक उत्तर प्रश्न में, जरूर जाके कंप्लीट कीजिएगा। अभी सुन लीजिए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं या पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है बच्चों Q/A। क्या होता है, Q/A। आवेश का मात्रा कूलम, एरिया ए यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्यू का मात्रा कूलम, एरिया का मात्रा मीटर स्क्वायर, तो यह होता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका यूज करना भी है यहाँ पे। और अनंत विस्तार की समतल आवेशित, इनफाइनाइट लेंथ की होनी चाहिए, अनंत विस्तार की होनी चाहिए, समतल आवेशित होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए भी आवेशित। कैसा होना चाहिए, अचालक। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसा होना चाहिए, अचालक प्लेट, या फिर यही कह सकता है समतल आवेशित अचालक चादर। क्या कह सकते हैं बच्चों, समतल आवेशित अचालक चादर का नाम भी ले सकता है। के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, हम एक चादर बनाएंगे जो कि अचालक होगा और अनंत लंबाई का होगा और वह एक समान रूप से क्या होगा, आवेशित होगा, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा होगा। उसके बाद हमें उस चादर के कारण निकट बिंदु पर क्या ज्ञात करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए बच्चों हमने कल्पना किया एक चादर का, एक हम किसका कल्पना कर लिए बच्चों, चादर का। ओढ़ने वाला चादर ना ही जी गधा, कोई आवेशित चादर है। क्या पता चला, चार्ज को आवेश किसी धातु का चादर बना लिए, सॉरी धातु का नहीं होगा वो तो बच्चों अचालक है। मान लीजिए किसी कपड़े उपड़े का चादर ही है मान लो ओढ़ने वाला, और उसको आवेशित कर दिए आवेशित मतलब उस पर ले जाके करंट रख दिए, और करंट जब रख दिए उसके बाद जैसे उसमें आवेशित हुआ चादर ओढ़ लिए। वाह, क्या पता चला सौकेरी छोड़ो जाने दो। अब ये बताइए कोई चादर आवेशित करके आप उसको ओढ़ लीजिए, तो समझ ही रहे हैं, समझदार हैं ही आप लोग, क्या होगा आप ही के साथ पता चलेगा। चलिए ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। यहाँ प्रश्न को समझते हैं। कह रहा क्या, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर है। एक ऐसा बच्चों आवेशित है, कैसा है, अच्छा यह कैसा चादर है, पहले यह लिख दें, अचालक चादर है। और कैसा बच्चों, आवेशित है। इस तरह से यह चादर क्या है, आवेशित है। इस तरह से चादर क्या बच्चों, आवेशित है। अब हमें इस चादर के निकट क्या करना है, किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान ले रहा है यहाँ इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है। तो अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, जब यह चादर है इस तरह से, यह चादर है इस तरह से है, तो जब यहाँ पॉइंट लेंगे क्या इसी के सेम डिस्टेंस पे इधर भी होगा, यानी इधर अगर चार्ज पॉइंट ले रहे हैं तो इस चादर के कारण आवेशित है, तो इधर भी तो सेम पॉइंट होगा। मतलब अगर यहाँ आप P ले रहे हैं तो इसी के जस्ट सममित यहाँ कहीं P' होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा। अब बच्चों हमें यहाँ पे ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस का प्रमेय का यूज करके। गॉस का प्रमेय 3D फिगर के लिए लागू होता है। तो हम एक ऐसे 3D फिगर की कल्पना करेंगे जो इन पॉइंट से होकर जाए।
तो हमने कल्पना कर लिया एक बेलन का, ध्यान से समझेंगे बच्चों, हमने कल्पना कर लिया किसका, एक बेलन का। ध्यान से समझेंगे, इन पॉइंट्स को अभी हम बना देंगे। एक हमने कल्पना किया एक बेलन का जो क्या कर रहा है, इन पॉइंट्स से होकर जा रहा है। यहाँ पॉइंट हमारा था मान लो P डैश और यहाँ पॉइंट है हमारा क्या, P। ठीक है बच्चों। अब ध्यान देंगे बेलन के कितने पृष्ठ, सर जी 3 पृष्ठ। इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ पे कहाँ, सर जी बाहर की तरफ, प्लस है तो बाहर की तरफ। इस एरिया पे अगर छोटा सा वक्र काटें, छोटा सा भाग काटें इस पॉइंट P के लिए, तो इसका एरिया DA सर जी कहाँ, बाहर की तरफ। सर जी थीटा कितना, सर जी 0, दोनों एक ही दिशा में है और D के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। वैद्युत फ्लक्स कितना मान लें, सर जी φ1 मान लीजिए, इसके कारण कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। क्लियर है यहाँ तक। सेम यही पॉइंट यहाँ भी होगा, सर जी DA कहाँ, बाहर की तरफ। सर जी इलेक्ट्रिक लाइन्स कहाँ, सर जी बाहर की तरफ। थीटा कितना, सर जी 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो जितना फ्लक्स यहाँ होगा, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए यहाँ पे d φ होगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा, d φ होगा। इतना बात समझ में आया। सर जी एक पृष्ठ और होता है, अच्छा यहाँ मान ले रहे हैं एक पृष्ठ हम, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसी पे मान ले रहे हैं, इसके ऊपर। सर जी यहाँ एरिया कहाँ, सर जी बाहर होगा, DA कहाँ होगा, बाहर। सर जी इलेक्ट्रिक लाइन्स कहाँ होंगी, अरे इधर जा रही हैं, प्लेट ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स तो इधर जा रही हैं। अच्छा सर जी यहाँ थीटा कितना होगा, तो थीटा सर जी 90 होगा। तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स मान लें अगर, तो d φ, इसको d φ कैसे इसको अलग किया जाए, या φ है, इसको मान ले रहे हैं φ डैश, कोई दिक्कत नहीं, मान लो कोई दिक्कत नहीं, d φ डैश। तो सर हुआ क्या, तो हुआ यही, अगर हम कहें पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से या जो बेलनाकार पृष्ठ लिए हो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो कितना होगा फ्लक्स, तो सर जी होगा d φ, तीनों को जोड़ेंगे d φ 1। चलिए इसको अलग हम कल्पना कर दे रहे हैं अच्छी तरीके से, इसको 1 कह दे रहे हैं, इसको 2 कह दे रहे हैं, इसको क्या कह दे रहे हैं, 3 कह दे रहे हैं। तो d φ बराबर होगा क्या बच्चों, d φ1 प्लस d φ2 प्लस d φ3। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो d φ बराबर सर जी EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, लेकिन φ1 के लिए थीटा कितना है, सर जी 0 है। सर जी 2 के लिए थीटा कितना है, यहाँ भी सर जी 0 है। सर जी 3 के लिए थीटा कितना है, सर जी 90 है। तो जब 90 है तो cos 90 अंश का मान 0, तो यह पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। cos 90 अंश का मान कितना, 0, तो पूरा वैल्यू 0। तो सर बचा क्या, बचा हमारे पास इसका मान 1, तो यहाँ पे बचेगा EDA, इसका भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी बचेगा EDA, क्योंकि इसका मान कितना 1, इसका भी मान कितना 1। तो d φ कितना होगा सर जी 2EDA होगा। अब अगर हमें पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो इसका समाकलन कर देंगे, यानी d φ बराबर 2E इंटीग्रेशन ऑफ DA। तो सर जी यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा बच्चों φE बराबर कितना, इसको φE मान ले रहे हैं, अरे जो वैद्युत फ्लक्स होता है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं मानोगे φ लिख दो, क्या दिक्कत है। तो φE बराबर मिलेगा 2EA। क्या याद करना है बच्चों, यहाँ चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद कहेंगे क्या, गॉस के प्रमेय से, क्योंकि हमें गॉस का प्रमेय यूज करना है, कहेंगे क्या, गॉस के प्रमेय से φE बराबर क्या होता है सर जी, φE बराबर होता है Q/ε0। इसको मान लिए समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब प्रश्न को हम मिटा रहे हैं, प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे हमें स्पेस की नीड है, इस वजह से इसको मिटाना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं आप, अब दोनों इक्वेशन को केवल करेंगे φ का मान, तो आपको मिलेगा 2EA बराबर Q/ε0, यही मिलेगा। क्या ज्ञात करना है सर जी, E ज्ञात करना है, तो Q/2A/ε0। सर जी आवेश के रूप में ज्ञात करना था, नहीं, पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में ज्ञात करना था। तो कहेंगे क्या, यहाँ समझना ध्यान से, कहेंगे चूँकि सिग्मा बराबर Q/A, तो यहाँ पे Q बराबर हमें मिलेगा सिग्मा × A। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत। सर जी
अब यहाँ मान हम अगर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Q बराबर सिग्मा इंटू ए अपान क्या है 2a एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यह होगा बच्चों इस चादर के कारण निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यह डिराइवेशन। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को जरूर बैक करेंगे और अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बच्चों एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन और रह गया इस चैप्टर का, जो कि होगा चालक के कारण निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आइए उसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद बच्चों इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट डिराइवेशन लिए हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम ऑफ यू से। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे बच्चों और सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करेंगे। कह रहा क्या आवेश के घनत्व सिग्मा व कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, सिग्मा जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, मात्रा क्या होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कि अनंत विस्तार समतल आवेशित चालक प्लेट। बच्चों अभी हमने किसको ज्ञात किया है, अचालक प्लेट के कारण। यह क्या है बच्चों, चालक प्लेट है। इसको आप कह सकते हैं चालक चादर भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे दो चादर आपके बनेंगे। लेकिन जो प्रश्न पूछा उसी को प्रश्न लिया गया है, चालक प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आइए बच्चों समझते हैं क्या, आवेशीय घनत्व सिग्मा कूलम प्रति मीटर, यानी जो हमारा चालक होगा वो उसका कुछ पृष्ठ होगा, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है। मान ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे एक हमारा चालक है, ध्यान से समझेंगे बच्चों इस पॉइंट्स को। एक हमारा चालक है जो अभी कितने लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, मान ले रहे हैं अनंत लंबाई का है। अब बच्चों यह चालक है तो इसको जब हम चार्ज दिए तो नोटिस करेंगे इस पॉइंट को, जब हम इसको चार्ज दिए तो चालक है तो चार्ज अंदर रहना चाहेगा नहीं, वह भागेगा। वह भाग के कहाँ तक जा पाएगा, इसके पृष्ठ तक, यानी यहाँ से आवेश सब निकल के इसके अंदर से, चूंकि यह चालक है तो आवेश का प्रवाह होने देगा, तो कोई यहाँ आ जाएंगे इसके सतह पर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों, इसके सतह पर, यानी सभी आवेश जो होंगे वह इसके सतह पे आ जाएंगे। अब इसका जो सतह है यह है चादरों की तरह व्यवहार करने लगेगा, एक चादर या एक चादर या। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है बच्चों, सिग्मा है। यहाँ पे इसको कह दे रहे हैं पहला चादर, इसको क्या कह दे रहे हैं दूसरा, यानी पहला प्लेट और दूसरा प्लेट। इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस के कारण इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बच्चों, बाहर की तरफ, E1 मान ले रहे हैं। और इसके कारण भी कहाँ होगा बच्चों, बाहर की तरफ, इसको क्या मान ले रहे हैं E2। यानी इस पॉइंट P पे जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकट बिंदु का है ना, किसी निकट बिंदु पर, तो यही निकट बिंदु हमने मान लिया P है और इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखें E1 प्लस, पहले प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, दूसरे के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, दोनों बाहर है। तो इस पॉइंट पे जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। अब जब दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ गए, क्योंकि एक सदिश राशि है, एक दिशा में होते हैं, दो सदिश राशि आपस में जुड़ जाते हैं, विपरीत होते हैं तो घट जाते हैं। अब कहेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, ध्यान से समझेंगे, चालक प्लेट के कारण निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझेंगे बच्चों, E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। क्लियर है बच्चों, E बराबर कितना होगा, अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा बच्चों, हमें देखो ध्यान से, अभी हमने चादर के लिए पढ़ा, जब इस तरह से हमने चालक प्लेट लिया था जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था, सिग्मा, तो आवेश इस तरह से थे, तो इसके कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने कितना पाया है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम उसी प्रकार E1 का भी मान कितना, यह एक प्लेट है, ये आपका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो पहला भी एक चालक इस प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, चादर की तरह है, और चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले के कारण भी कितना होगा बच्चों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे के कारण भी कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो E बराबर हो जाएगा बच्चों सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
और यही हो जाएगा हमारा क्या, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह डिराइवेशन बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखने में तो आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन यह कॉन्सेप्ट वाली बात है कि यह दोनों जो चालक के जो दोनों सतह है वह चादर की तरह व्यवहार करने लगेंगे। और चादर के लिए हमने जस्ट अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हल कर लिए, मिल गया क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। यही होगा बच्चों इस चालक के कारण इस निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हमने वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के सारे दीर्घोत्तरी प्रश्न जो कि आपके एग्जाम ऑफ यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे उनको सॉल्व कराया। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर जो प्रश्न समझ में नहीं आया उसको वीडियो को बैक करके जरूर उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि यह सभी आपके एग्जाम ऑफ यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सके। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।